चलिए फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हमने ये सारा कुछ रीड किया था। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। गाइस, ये हम अपने हिंदी ग्रामर के नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और ये नोट्स कंप्लीट हिंदी ग्रामर के नोट्स हैं, इसलिए इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम डेली थोड़ा थोड़ा हिंदी ग्रामर को सीखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो हमने अपने इन नोट्स में से ऊपर पढ़ा था वो सारा कुछ उस वीडियो में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम अयोग बहा वर्ण क्या होते हैं। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, अयोग बहा वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अंग और आहा। यहाँ पर अंग जो वर्ण है वह एक अनुस्वार वर्ण है और आहा जो है वह एक विसर्ग वर्ण है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। गाइस, इनका आप प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? देखिए, जैसे कि यहाँ पर अंग और फिर ये चंद्रबिंदी वाला अंग और उसके बाद ये आहा यदि आए तो आपको किसी भी वर्ण में इनको किस प्रकार से लगाना है। जैसे कि यहाँ पर बतलाया गया है, का के साथ यदि अंग की बिंदी लगाया जाए तो इस प्रकार से कुछ लगाते हैं, और चंद्र बिंदी के साथ यदि का बनाते हैं तो इस प्रकार से, और यदि विसर्ग लगाते हैं मतलब कि आहा लगाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है उत्क्षिप्त वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मतलब कि जीभ मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड़ा और ये ढ़, इन दोनों व्यंजनों का यदि आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वह आपके मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर तुरंत से नीचे गिरेगी। जैसे कि आप इनको उच्चारण करेंगे ड़ा तो आपकी जीभ पहले ऊपर जाएगी मूर्धा पर और उसको छुएगी, फिर उसके बाद तुरंत नीचे आएगी। तो ये दोनों जो वर्ण हैं वह उत्क्षिप्त वर्ण हैं। अभी फ्रेंड्स, इसके कुछ नियम हमने अपने नोट्स में रखे हैं, उन नियमों को हम देख लेते हैं। नियम नंबर पहला है, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता। वह किस प्रकार से? गाइस, यहाँ पर जैसे कि ये ड़ा और ये ड़ा दिया हुआ है, यदि यह किसी शब्द के शुरू में आए तो इनके नीचे जो ये बिंदु बना हुआ है ये वाला, ये नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, तो ये इस शब्द में शुरू में ये दोनों वर्ण आ रहे हैं, इसीलिए इनके नीचे बिंदु नहीं आया है। दूसरा नियम है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं बनता है। फ्रेंड्स, या तो ये वर्ण किसी शब्द में पहले आए या फिर इनके पहले कोई अर्ध वर्ण आए मतलब कि आधा वर्ण आए, तब भी इनके नीचे बिंदु नहीं बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड और मंडल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्ण दिए हुए हैं इनसे पहले आधा वर्ण आया हुआ है, इसीलिए इनके नीचे बिंदु नहीं बन रहा है। उपरोक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। मतलब कि जैसे कि अभी हमने दो नियम पढ़े थे, या तो इन वर्णों के पहले कोई अर्धवर्ण आए तो इनके नीचे बिंदु नहीं बनेगा, या फिर किसी शब्द में ये वर्ण पहले आए तब भी इनके नीचे बिंदु नहीं बनेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी नियम आते हैं उनकी स्थिति में इनके नीचे बिंदु लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। अभी समझ लेते हैं राकार, रेफ या रा संबंधी नियम। यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रा का उच्चारण किया गया है रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर बात चल रही है इस रा की, मतलब कि ये नीचे जो हलंत लगा हुआ है ये एक अर्ध रा है। तो यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रा का उच्चारण किया जाता है रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात, पुनर्जन्म, पुनर्निर्मित, आशीर्वाद,
चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे नियम में यदि रा से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट और भ्राता। तो यदि रा से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है टा वर्ग में रा को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे कि राष्ट्र, मतलब कि इस प्रकार से रा लिखा जाता है, इस प्रकार से। ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राग, सड्रस। अभी गाइस हमने वर्णों और वर्णमाला के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है। अभी हम सीखेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम, विग्रह। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो वर्ण दिए हुए हैं हिम और आली। इन दोनों से मिलकर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिम और आली, यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये एक अलग शब्द बना लेते हैं, हिम प्लस आल्य, हिमालय। उसी प्रकार से जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उसी प्रकार से निहि प्लस धन, निर्धन। अभी गाइस यहाँ पर भी संधि के कुछ भेद होते हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्वर संधि क्या होती है। परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है देव प्लस आली। तो इनको जब आपस में जोड़ा गया तो एक नया शब्द बना देवाली। अभी यहाँ पर देखिए, यदि देव को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आल्य को यदि हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा छोटे आ की मात्रा आ जाएगी और यहाँ पर हमारा बड़े आ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर देव लिखा हुआ है और छोटे आ की मात्रा कोई मात्रा नहीं लगती। तो यदि हम यहाँ पर छोटे आ की मात्रा के लिए आ लिख लें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द में यहाँ पर आल्य में सबसे पहले बड़े आ की मात्रा दी हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो स्वरों के आपस में मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्वर हो गया और ये भी स्वर हो गया। इन दोनों से एक विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द स्वर स्वर हैं, इसीलिए यह स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पर रमा प्लस इस। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा बड़ा आ और यहाँ पर बड़े ई की मात्रा। तो यहाँ पर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। अब इन दोनों को यदि हम आपस में ऐड करेंगे रमा प्लस ईस को तो ये हो जाएगा रमेश। अभी यहाँ पर देखिए आ और ई, इन दोनों को यदि हमने जोड़ा और इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आई। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे आई। तो ये हमारा शब्द निकालेगा एक ही मात्रा का आई, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा रमा प्लस इस रमेश। उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्लस एक, एक एक। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है यदि प्लस अपि तो ये हो जाएगा यद्यपि और भो प्लस उक, भावुक। अभी गाइस यहाँ पर भी स्वर संधि के अंतर्गत कुछ भेद होते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और उसके बाद यण संधि और फिर उसके बाद अयादि संधि। तो ये कुल टोटल 5 भेद हैं हमारे स्वर संधि के। अभी स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले भेद मतलब कि दीर्घ संधि के बारे में हम जान लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा या दीर्घ मतलब बड़ा, स्वर आ ई उ के साथ समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है यदि ह्रस्व मतलब कि छोटा और छोटा, यदि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बड़ा स्वर हो जाएगा और यदि बड़ा और छोटा ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा और यदि छोटा और बड़ा जुड़ेगा तब भी ये बड़ा ही हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से यदि ई और ई को यदि हम जोड़ेंगे तो ये बड़ी ई, उसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई को हम जोड़ेंगे तो ये भी बड़ी ई और बड़ी ई और छोटी ई को यदि हम जोड़ेंगे तो भी ये भी बड़ी ई। मतलब कहने का ये है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ के साथ समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो
दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है युग प्लस अंतर, युग अंतर। तो देखिए यहाँ पर छोटा आ दिया हुआ है, कोई मात्रा नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर भी छोटा आ दिया हुआ है। तो इन दोनों स्वरों को मतलब कि ह्रस्व स्वरों को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो ये एक बड़ा स्वर बन जाएंगे, मतलब कि बड़ा आ यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है युग अंतर, युगांतर। तो देखिए युग और प्लस अंतर हम लिखेंगे तो यहाँ पर छोटा आ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटा आ, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा आ। उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिम प्लस आलिय, हिमालय। तो यहाँ पर छोटा आ और फिर बड़ा आ, तो बड़ा आ के साथ यदि छोटा आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि राम प्लस अवतार, राम अवतार। तथा प्लस अपि, तथापि। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। अब मुनीन्द्र कहते किसे हैं ये भी समझ लेते हैं। मुनियों में श्रेष्ठ है जो कपीस, कपीस। हनुमान और सुग्रीव। लघु उत्तम, लघुत्तम। और लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। छोटी लहर भी इसको बोल सकते हैं। भू उधर्भ, भूधर्भ। और सु प्लस उक्ति, सूक्ति। सूक्ति का मतलब अच्छा कथन। उसी प्रकार से यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से सीखेंगे, दीर्घ संधि की पहचान करना हम सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि हम ये कंप्लीट सीरीज स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, और ये हम अपने पर्सनल नोट्स में से आपको सिखा रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं समझता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आपको सिखाया है। यदि गाइस आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।